रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यहाँ पर इसका ये मतलब होगा जैसे फर्ज करें हम एक फोर्स की बात करते हैं और मैं कहता हूँ कि फोर्स सिर्फ एक ही डायमेंशन में अप्लाई हो रही है, यानी एक ही डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, तो ये इसका एक ही कंपोनेंट होगा। लेकिन एक ऐसी फोर्स जो कि सिर्फ हम यूं कहें कि अगर हमारे पास दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हो, ठीक है, जैसे प्लेन में हम कहते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है लाइन, और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और एक ऐसी फोर्स हो जो कि एक ही वक्त में इन दोनों एक्सिस पर असरअंदाज हो रही है। जैसे मैं कहता हूँ कि एक ये मेरे पास फोर्स है जो कि एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, और इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो मैं कहता हूँ 100 न्यूटन है। तो अब ये एक ऐसा एक वेक्टर है जो कि एक ही वक्त में दो कंपोनेंट्स रखता है अपने पास। कौन कौन से दो कंपोनेंट्स? एक इसमें अगर आप देखें तो एक्स एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट है और एक इसका वाई एक्सिस, लेकिन वो हमें बाहर नजर नहीं आ रहे। तो हम ये कहते हैं कि इस वेक्टर की जो यानी टेल है, यानी जहां से इसने स्टार्ट लिया वो जीरो से ओ से स्टार्ट लेते हुए पॉइंट तक इसकी मैग्नीट्यूड है। अब अगर मैं ये कंपोनेंट्स निकाल लूं तो ये मैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कर रहा हूँ। यानी क्या मतलब हुआ कि अगर मैं ये पॉइंट से एक परपेंडिकुलर थ्रो करता हूँ एक्स एक्सिस पे और एक परपेंडिकुलर में थ्रो करता हूँ वाई एक्सिस पे, तो ये दोनों परपेंडिकुलर्स जहां पर जाकर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मीट करते हैं, ये पॉइंट आता है हमारे पास एम यहाँ पर, और ये पॉइंट आता है एन। तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस होगा जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये वाला डिस्टेंस, ये इस फोर्स का, यानी अगर ये फोर्स है इसकी मैग्नीट्यूड मैंने कहा कि एफ है, और यहाँ पर अगर मैं इसको वेक्टर की शेप में अब बता रहा हूँ तो ये मेरे पास इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वो ये आ जाएगा जी, ठीक है, जिसकी मैग्नीट्यूड हम यहाँ पे देख सकते हैं ओ से लेकर एम तक है। और इसी तरह हेड टू टेल रूल के मुताबिक अगर आप देखें तो फर्स्ट वेक्टर की अगर हेड हो तो इसको सेकंड वेक्टर की टेल से ज्वाइन किया जाता है। अब अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो यानी जो सेकंड इसका कंपोनेंट है जो कि परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होगा, वो फिर यहाँ से परपेंडिकुलर एंगल बनाता हुआ, एंगल 90 बनाता हुआ इधर आएगा। तो ये हमारे पास इसका वाई कंपोनेंट होगा जो कि एक हमारे पास ये भी एक फोर्स ही है। तो यहाँ पर हमने देखा कि दोनों वेक्टर्स अगर ऐड होते हैं तो फिर ये हमें रिजल्टेंट में ये फोर्स वेक्टर मिलता है जिसकी डायरेक्शन सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में होती है और एंगल 30 डिग्री का बन रहा होता है। अब अगर इनकी वैल्यूज अगर हमने फाइंड करनी हो तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? यहाँ पे फिलहाल अभी मैं मैग्नीट्यूड के हवाले से बात करूंगा। अभी मैं यहाँ पर एक मैग्नीट्यूड का सिंबल पुट कर लेता हूँ जी। अगर हमने वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी हो तो वो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? अब देखें, ये बात हम जानते हैं कि हमें एंगल जो है वो गिवन है। अब बज़ाहिर अगर हम देखें तो हमें ऐसा फील होता है कि जो वेक्टर की एडिशन है, यानी जो हमारे पास इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट होगा और इसका जो वाई कंपोनेंट होगा, इनके मैग्नीट्यूड को ऐड करेंगे तो वो रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, यानी कुछ केसेस में ऐसा हो भी जाता है, कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता। अब ये सारी बात डायरेक्शन के ऊपर होती है और फिर इनिशियल और फाइनल पोजीशन की होती है कि आखिर वो इनिशियल पोजीशन कहाँ है और फाइनल कहाँ है। ये भी हो सकता है कि वो बहुत क्लोज हो, तो फिर तो जो मैग्नीट्यूड है वो तो और कम हो जाएगा। चले हम इस पे बात करते हैं। अब ऐसा है कि ये हमारे पास एक 90 डिग्री का एंगल है और हमें जानते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, इसे हम जानते हैं कि राइट एंगल्ड ट्राइंगल होती है। और इस पे हम पैथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं और इस पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी हमने चूंकि हमें मैग्नीट्यूड गिवन है वेक्टर की, डायरेक्शन भी गिवन है, एंगल गिवन है, यानी हम ये बात कर सकते हैं एंगल गिवन है। तो यहाँ पर फिर हम ये बात जानते हैं कि हमने एक निमोनिक पढ़ा था जी, सम पीपल हैव, सम, यहाँ पर सम लिख देते हैं जी, सम पीपल हैव। अब अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ से सम से हम जो है ये मतलब लेते हैं साइन का, यानी साइन ऑफ एंगल जो भी हमारे पास 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर 30 डिग्री बन रहा है जी, इज इक्वल टू पीपल, पीपल मीन परपेंडिकुलर, यानी जो थीटा के सामने जो साइड होती है जी, जो कि हमारे पास एफ वाई है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर साइड है। और जो एडजेसेंट साइड होती है जो कि एंगल के साथ मुंसलिक होती है, इसे बेस कहा जाता है। जबकि राइट एंगल के सामने जो साइड होती है इसे हाइपोटेन्यूस साइड कहा जाता है। तो यहाँ पर फिर सम पीपल हैव यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस साइड आ जाएगी। अब परपेंडिकुलर साइड जो हमारे पास है, जिसे मैंने शॉर्ट फॉर्म में PER लिखा हुआ है जी, ये हमारे पास है एफ वाई। वेक्टर की मैग्नीट्यूड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, बजाय इस शेप में लिखने के, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस साइड जो कि 100 न्यूटन है, ठीक है जी। तो यहाँ से इस एफ वाई कंपोनेंट हम इसका आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ये 100 इधर आकर साइन 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि हम जानते हैं कि साइन 30 की वैल्यू जो होती है कितनी होती है जी, 0.5 होती है। 0.5 कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप देखें तो। यहाँ पर 30
और इसका साइन ले लें तो ये 0.5 आ रही है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जी 0.5 इसकी वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय 100 न्यूटन हो जाएगा, इक्वल टू एफ वाई वेक्टर मैग्नीट्यूड के। तो हमने देखा कि एफ वाई वेक्टर जो है, वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो है वो 50 न्यूटन है। कितनी है जी? 50 न्यूटन है। ये हमें इसकी मैग्नीट्यूड मिल गई। अब देखते हैं क्या एफ एक्स कंपोनेंट जो हमारे पास फोर्स का एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट है उसकी क्या यानी मैग्नीट्यूड होगी। और फाइनल डायरेक्शन तो हमें पता चल गया कि वो फाइनल डायरेक्शन 30 डिग्री है, ठीक है। तो चलें अब हम ये बात जानते साथ सम पीपल हैव, फिर हमने पढ़ा था जी कर्ली ब्राउन हेयर, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये जो कर्ली है सी से कॉस थीटा बनता है, यानी कॉस ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल। एंगल कितना जी? 30 डिग्री है, इक्वल टू यानी वो एंगल जो कि ये फोर्स या ये वेक्टर जो बना रहा होता है एक्स एक्सिस के साथ, ये हम लेते हैं, इक्वल टू ब्राउन हेयर। अब ये देखें ब्राउन बी फॉर बेस आ जाएगा और हाइपोटेन्यूज आ जाएगा हेयर से एच से। तो यहाँ से बी बेस अगर हम देखें तो एफ एक्स है और हाइपोटेन्यूज 100 न्यूटन है। तो फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं एफ एक्स यानी एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स ओवर 100 न्यूटन। तो ये अगर आप देखें तो cos 30 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं जी। यहाँ से cos 30, पहले 30 डिग्री फिर cos बटन जी 0.866, 0.866 लिख सकते हैं इसे जी हम। तो यहाँ पे लिखते हैं 0.866, 866 मल्टीप्लाई बाय 100 न्यूटन इक्वल टू एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो हमने देखा कि हमारे पास जो फोर्स का एक्स कंपोनेंट आया है ये कितना आया जी? यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिजिट पॉइंट आगे आ जाएगा 86.6 न्यूटन। तो ये देख सकते हैं आपके दोनों फोर्सेस की हमने जो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट है वो फाइंड कर लिए हैं और देखा कि एक फोर्स जो 100 न्यूटन की पड़ लग रही होती है किसी बॉडी पर, अगर वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है तो इसका ज्यादा असर जो है यानी 86.6 न्यूटन की फोर्स इसका लॉन्ग एक्स एक्सिस लग रही होगी उस टाइम, और 50 न्यूटन की फोर्स जो है वो अपवर्ड लग रही होगी। और इस तरीके से अगर एक बॉडी को एक इंक्लाइंड प्लेन हो ऐसा कि हमने इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट पे शिफ्ट करना है तो हम इसको इस तरह से ऊपर लेके जा रहे होंगे, तो इस तरह से हमारी फोर्स जो है पूरे इस होल प्रोसेस में डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी। लेकिन अगर मैं ये कहता कि एक ही डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है, यानी इंक्लाइंड प्लेन ना होता, तो फिर हम सिंपल अगर 100 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं तो 100 न्यूटन ही की फोर्स का एक ही कंपोनेंट होता जो कि लॉन्ग एक्स एक्सिस ही लग रहा होता। तो इस तरह से हमने देखा कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं, कैसे एक वेक्टर गिवन होता है उसके कंपोनेंट्स में इसको रिजॉल्व किया जाता है और कैसे उसमें से उसकी वैल्यूज को हम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं।